तो हाय दोस्तों, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे पसीना क्यों बहाते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि पेड़ पौधे जितना पानी पीते हैं उससे सैकड़ों लीटर पानी अपने शरीर से निकाल देते हैं दोस्तों। अगर पेड़ पौधे अपने शरीर से पानी ना निकालें तो क्या होगा दोस्तों? कुछ ही घंटों में वो मुरझा जाते हैं और कुछ फल भी होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हो जाते हैं दोस्तों? मीठे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये सब कैसे होता है और क्यों होता है। तो हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और अगर अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिए साथियों। तो हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, वे क्या करते हैं? अपने शरीर से जो अनावश्यक जल होता है उसको क्या करते हैं? उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है? वही होता है आपका ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन होता है दोस्तों। तो हम समझते हैं एक एक को अच्छे तरीके से और पूरा प्रोसेस समझेंगे। उससे पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे जो वीडियो नहीं देखे, जाके आप लोग देखिएगा। मैं आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो अच्छे से देखिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। हमने आपको अभी बताया कि पौधे के वायु विभाग से, जो पौधे होते हैं ना, जो पौधे के वायु भाग होते हैं, कौन कौन से वायु भाग होते हैं? देखो, पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। और पत्तियों के अंदर होते हैं स्ट्रोमेटा यानी रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। रंध्र होते हैं दोस्तों, है ना। रंध्र से क्या होता है ना, भागों से होने वाली जल हानि यानी जो अनावश्यक जल होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपने शरीर से क्या करते हैं? निकाल देते हैं उसको। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन साथियों कहा जाता है। क्लियर है? यह दिन में सबसे ज्यादा होता है और रात में सबसे कम होता है। मतलब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो दिन में बहुत ज्यादा होती है और रात में कम होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। फिर वाष्पोत्सर्जन की अगर हम प्रकार की बात करें, वाष्पोत्सर्जन की अगर हम प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मतलब ये 3 प्रकार से वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों में होता है दोस्तों। ठीक है, पहला कौन सा आपका होता है? यहाँ पर होता है आपका रंध्री वाष्पोत्सर्जन यानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से हो? रंध्रों के द्वारा जब होता है तो हम उसे रंध्री वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब रंध्रों के द्वारा होता है तब हम उसे रंध्री वाष्पोत्सर्जन यानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर है? सभी को अच्छे समझ में आ रहा है? अब क्या होता है कि लगभग 90% मतलब जो रंध्रों के द्वारा जो पानी निकलता है यानी जो जल निकलता है, वाष्प निकलती है ना, वाष्प उत्सर्जन मतलब निकलना है ना, तो जो वाष्प निकलती है वो कितने परसेंट? लगभग 90% जो है इसी माध्यम से निकलती है, यानी रंध्रों के द्वारा ही जो है जलवाष्प निकल जाती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर क्या है अगला पॉइंट इसका था, मतलब दूसरे नंबर में आता है उपत्वची ट्रांसपिरेशन, है ना। उपत्वची वाष्पोत्सर्जन यानी क्यूटिकुलर, है ना, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है? इसमें सब अल्प मात्रा में मतलब थोड़ा सा जल निकलता है। और किसके द्वारा निकलता है भैया? जो है पर्ण सतह, जो पत्ती की सतह होती है ना, जो पत्ती है ना, जैसे ये पत्ती आपकी है, बात समझ पा रहे हो, जैसे ये पत्ती है। क्लियर है? तो इस पत्ती की सतह से, है ना, सतह की सतह से जो निकलते हैं ना, सतह से जो निकलता है दोस्तों, ये है ना, सतह से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको हम उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? और रंध्रों के द्वारा, पहले ये रंध्र के द्वारा था, ठीक है, यानी रंध्र के द्वारा जो छोटे छोटे नीचे छिद्र होते हैं वही होता है दोस्तों। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे लगभग कितना? 3 से 9% जो है जल निकलता है। कितना? 3 से 9% जल निकलता है। किसके माध्यम से? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड इसका प्रकार ये आता है कि वातरंध्री, वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, मतलब वातरंध्रों के द्वारा। ठीक है, इससे जो है वायु का आवागमन जो होता है ना, उससे वातरंध्रों से जल वाष्प के रूप में क्या हो जाता है? कोई
जल की जो हानि होती है उसको क्या कहते हैं, वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या कहलाती है ये क्रिया जो होती है उसके अंदर। इसमें जल का लगभग कितना 1% भाग निकलता है। और दोस्तों सबसे जरूरी यही लगभग इसी का जो पॉइंट आता है यही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पौधे अपने जो है भाग का लगभग ज्यादा से ज्यादा जल निकाल देते हैं, इतना सिर्फ यूज करते हैं ओनली 1%। ठीक है, तो ट्रांसप्रेशन का जो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, अगर महत्व की हम बात करें तो क्या कहते हैं, ये पेड़ पौधों को शीतलन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। फिर जल का अवशोषण कर लेते हैं, क्या करते हैं, जल का अवशोषण मतलब जल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा खनिज लवणों का परिवहन करते हैं, जमीन से खनिज लवण जो होते हैं उनका पूरे भाग में पहुंचा देते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। फिर जो पानी की कमी होती है उसको नीचे से यानी जो जड़ें होती है ना मूलरोम उससे खींचा करते हैं और लगातार जल की कमी को मतलब जो है उसकी पूर्ति को आपूर्ति को बनाए रखते हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को निकालना, ये इनका प्रोसेस होता रहता है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ये होता है साथियों। तो आई होप ये चीजें हमने आपको बेहतर अच्छे समझाया है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम अच्छे से समझते हैं। आखिर में हम इसको बिल्कुल जो है आज बिल्कुल इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे साथियों। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। तो पर्णरंध्र की संरचना अब हम समझते हैं क्या होता है। स्टोमेटा है ना का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें समझना है। तो पत्ती के वायवी भागों के बाह्य त्वचा में जो पत्ती होती है ना, जैसे ये लीफ है, ये लीफ आपकी बनी हो, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, ये लीफ है, ठीक है भैया, ये लीफ है, क्लियर है। अब पत्ती के जो जो बाह्य है ना, क्या बताया, बाह्य त्वचा में, तो जिसे बाह्य त्वचा है तो यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बात समझ पा रहे हो, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। बात समझ पा रहे हो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, बात समझ पा रहे हो, इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं, है ना। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ना, इनका क्या होता है ना, एक्सचेंज होता है। बात समझ पा रहे हो, आवागमन जो होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है, जो कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इसको बनाने वाली दो रक्षक कोशिकाएं होती है जिनको गार्ड सेल हम कहते हैं, है ना। उसके अलावा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनकी बाह्य भित्ति जो होती है पतली होती है, और भीतरी भित्ति कैसी होती है, वो मोटी होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, इनकी जो बाह्य भित्ति होती है वो पतली और भीतरी जो होती है वो मोटी होती है। बात समझ पा रहे हो, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम में साइड में आप देख सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, सहायक, ठीक है, हेल्प हेल्पर सेल्स होती हैं। क्लियर है। अब पर्णरंध्र के काम क्या होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो काम क्या होता है, पर्णरंध्र, जो पर्णरंध्र होते हैं उसका काम होता है वाष्पोत्सर्जन करना, यानी जो पौधे के अंदर अनावश्यक जल है उसको निकालना, वही वाष्पोत्सर्जन है। फिर वायु विनिमय, हमने क्या बताया, जो गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, है ना, तो ये काम भी क्या, ये पर्णरंध्र के द्वारा होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, तो इसमें रंध्र का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं की स्फीत दाब पर डिपेंड करता है साथियों। क्लियर है, जब ये कोशिकाएं स्फीत होती हैं तो रंध्र खुल जाता है, और जब ये क्या होती हैं, सलत होती हैं, बात समझ पा रहे हो, तो रंध्र बंद हो जाता है। अब इसका दिन में क्या प्रोसेस होता है और रात में क्या प्रोसेस होता है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या होता है कि दिन के समय जब रक्षक कोशिकाओं के समीप सहायक कोशिकाएं, है ना, कोशिकाओं से परासरण द्वारा जल अवशोषित करके क्या हो जाता है, स्फीत हो जाती हैं। बात समझ पा रहे हो, सहायक कोशिकाएं, जिससे क्या होता है कि अंदर वाली जो भित्ति होती है वो खींचकर बाहर की ओर आ जाती है, जो अंदर वाली भित्ति होती है वो खींचकर थोड़ा सा बाहर आ जाती है,
जिससे क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। बात समझ पा रहे हो, जिससे रंध्र खुल जाता है। आप जो है चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और चीज होती है कि जो स्टार्च होता है थोड़ा सा गाढ़ा टाइप होता है ना, सांद्र होता है, तो वो क्या क्या हो जाता है, वो ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज थोड़ा क्या होता है, तनु टाइप का होता है, इसलिए ये प्रोसेस इसमें इजिली हो पाता है, ठीक है। इससे रंध्र खुल जाते हैं। रात के समय क्या होता है, रात के समय जब रक्षक कोशिकाओं से जल समीपवर्ती सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सलथ दशा में आ जाती हैं और रक्षक कोशिकाओं की भित्ति मूल दशा में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है पुनः स्टार्च में बदल जाता है, जिससे यह प्रोसेस होता है और रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथियों, बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक की। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वातावरणीय कारक और दूसरे होते हैं आंतरिक कारक। वातावरणीय कारक, वायु की आर्द्रता, अगर वायु की आर्द्रता मतलब अगर वातावरण में वायु की है ना आर्द्रता अगर अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और अगर कम होगी यानी आर्द्रता यानी नमी कम होगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। क्लियर है। उसके अलावा हमने आप सभी को क्या बताया कि वायु की अगर गति ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, अगर गति कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तापमान अधिक है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, अगर तापमान कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तापमान अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है ताकि ये अपने आप को बचाते हैं मुरझाने से। साथियों, क्लियर है। वायु का दाब भी निर्भर करता है वाष्पोत्सर्जन पर। प्रकाश की तीव्रता, अगर लाइट अच्छी है, दिन है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, अगर वाष्पोत्सर्जन जो है रात के समय साथियों ना के बराबर होता है। क्लियर है। उसके अलावा आंतरिक कारक की अगर हम बात करें तो पत्ते की संरचना अलग अलग के आधार पर भी हो सकती है, रंध्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है जिससे वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होता है। रंध्रों का गड्ढा है ना, गड्ढों में धसा होना, जो पत्तियां होती है उसके गड्ढों में रंध्र का धसा होना भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। पत्ती का उपचार मोटा होना है ना, ये भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। साथियों, क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर इसका जो अगर हम बात करें कि इसको नापेंगे कैसे, तो इसका होता है गैनांक पोटोमीटर, जिसके द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन को नापते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब अगर हम बात करें वाष्पोत्सर्जन के लाभ की, इससे लाभ क्या होता है कि ये जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगे और जल अपने जो है जमीन से खींचेंगे उतना इनको ज्यादा लाभ होगा और ये अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, अपने आप को बचा पाते हैं मुरझाने से। साथियों, उसके अलावा रसारोहण यानी पृथ्वी में मौजूद जितने भी खनिज लवण होते हैं और जल होता है वो पौधे के विभिन्न भागों में जो है पहुंचाने का काम रसारोहण का जो प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत करते हैं। ये भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। ठीक है। उसके अलावा खनिज लवण हमने आप सभी को भी बता दिया। पौधे गर्मी से बचते हैं, ज्यादा गर्मी होगी वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, जिससे वो अपने आप को बचा पाएंगे। तो हमने आप सभी को ये चीजें अच्छे से समझाया है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है, अगर अभी तक देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें कि वाष्पोत्सर्जन आखिर में क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। और आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, साथ देने के लिए तहे दिल से और दिल की गहराई से आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी का हमारे साथ यूं ही बने रहना और प्यार बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।